पैसा, जॉब कितने की लगती है भाई, ये जानना है सबको कि अगर मिनिमम से मिनिमम पैकेज मान लें हम तो क्या रहेगा, और एवरेज चलो मिनिमम छोड़ो। तो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई गया है NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अपनी MS करने, तो अब टाइम है कि आपको डिटेल में प्रोसेस बताया जाए और बेटर है कि उसके थ्रू ही आपको पता चले। आज ही उसकी फ़्लाइट है, अभी वो बस हम निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा बस ये वीडियो ही बना लेते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चंस पूछता रहूँगा और वो बताता रहेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए एक एक चीज़ कि कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो बस अब 1 घंटे में हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ। सबसे पहले तो मतलब पता कैसे चला कि मतलब ऐसे MS कर सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद, और मतलब क्या क्या था अपना, तेरा बैकग्राउंड क्या था कि तूने इंजीनियरिंग कैसे करी थी, कहाँ से करी थी और किस डोमेन में करी थी, फिर यहाँ पर MS में कैसे मूड बना और कहाँ से पता चला? तो मैंने बीटेक करी है IP यूनिवर्सिटी से, और मैंने बीटेक अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में करी थी, और बस अपने 3rd ईयर में ही सीनियर से पता चला, फ्रेंड्स के ब्रदर्स या एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स सारे मास्टर्स कर रहे थे बाहर से, तब पता चला कि उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, स्कोप भी ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं वहाँ पर। तो बस तब से ही हो गया था। बट 3rd ईयर में थोड़ा लेट सोचा। तो अगर किसी ने प्लान करने हैं मास्टर्स तो 1st 2nd ईयर से ही स्टार्ट हो जाओ, जिससे 3rd ईयर में जो एग्ज़ाम्स देने होते हैं उसको देके फ्री हो जाओ, जिससे आप अपने 4th ईयर में तुम 4th ईयर ख़त्म होते ही तुम बाहर जाने का जा सको, नहीं तो आपको 1 साल तो मिनिमम ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब जैसे मतलब ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, अब इसकी तैयारी जैसे करनी होती है तो मतलब क्या कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और मतलब क्या क्या उसकी चीज़ें रहती है पढ़ने के लिए, और उसके लिए पढ़ाई कौन करवाता है, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी नहीं आती ना, तो वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? मोस्टली US में तो GRE चाहिए होते हैं, GRE प्लस एक इंग्लिश एग्ज़ाम, आइदर IELTS और TOEFL। GRE में बेसिक मैथ्स और इंग्लिश होती है, तो हम या तो उसके बाहर एजेंसीज बनी हुई हैं उनसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप खुद से बुक्स ला के प्रिपेयर कर सकते हो, डिपेंड करता है। मैंने जम्बूरी के थ्रू करा था, बट अगर किसी के पास टाइम है, उसका मन है, तो वो आराम से एजेंसी के थ्रू कर सकता है प्रिपेयर। मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने खुद भी करा था और सेम ही रहता है, वो 340 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें कट ऑफ अपनी आपको क्लियर करनी पड़ती है कॉलेज वाइज जो भी आपके लाने हैं। अच्छा, इसमें जैसे 340 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें मिनिमम जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी चाहिए किसी को, तो मिनिमम मार्क्स पे कैसे कितना होगा मिनिमम मार्क्स की 340 में से कितने आ जाएंगे कि हमारे को कुछ मिल जाएगा? अगर आप पर्टिकुलरली US को टारगेट कर रहे हो तो कोई मिनिमम नहीं होता वहाँ आप 340 में से अगर आप 260 270 भी लाओगे आपको कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिलना। और आप अगर कंप्यूटर्स में या फिर इसमें टेक फील्ड में जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट हाँ जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर लाते जाओगे तो और अच्छी होती जाएगी। तो इसमें अब तेरे कितने आए थे एग्ज़ाम में? मेरे 315 थे, मेरे कॉन्ट में 165 थे, एंड मेरे वर्बल में थोड़े कम थे, 150 आए थे। बाकी एक रिटन पार्ट भी होता है इंग्लिश का, ऐसे उसमें भी था। और इसके अलावा हमारे को टोफल मैंने दिया था अपना पेपर, तो टोफल हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो या तो IELTS आप इन दोनों में से आपको मिनिमम देना होता है, और उसमें भी आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का टेस्ट होता है। तो वो आप उसमें हर कॉलेज वाइज जो होती हैं कट ऑफ होती हैं, तो आप उसमें भी देखना पड़ता है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब अगर मोटा मोटा हम लगाएं तो जो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको पता चल गया, और उसके बाद आपको जो तैयारी करनी है वो बेसिकली करनी है GRE की। अगर आप MS करने आ रहे हो, अगर आप MBA करने आ रहे हो तो आप GMAT भी दे सकते हो। हाँ। तो बेसिकली यही दोनों एग्जाम्स हैं जो बाहर के लिए आपको देने पड़ते हैं, और GRE जैसे है वो 340 मार्क का पेपर है, उसमें से आप जितना ज़्यादा ला सको, 340 में से 340 लेके आओगे तो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी मिलने का चांस रहता है। हाँ। जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो बेसिक सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको वो एग्जाम क्लियर करना है, उस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और ये इस एग्जाम में एग्जाम देते ही आपको स्कोर पता चल जाता है आपका, और कोई लिमिट तो नहीं है ना इस एग्जाम की कि कितने दे सकते हैं हम, कि इतने अटेम्प्ट्स हैं, बस ये है वो है? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है वो आप
मतलब सितंबर एंड तक या अक्टूबर स्टार्टिंग तक आप वो एग्जाम लिख दो। हाँ। ताकि अगर जैसे आप 2021 में प्लान कर रहे हो तो आप सितंबर एंड तक ये एग्जाम लिख दो, ताकि आप 2022 में जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें आप कॉलेज में जा सको, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस अपनी कट ऑफ पहले निकाल देते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम ने अभी 3rd ईयर में 4th ईयर में बच्चे बिजी हो जाते हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको 1st ईयर सेकेंड ईयर में भी दे सकते हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो 4 ईयर्स तक वैलिड है। तो आपने अगर 2nd ईयर में भी दे दिया तो अगले 3 साल तक वो वैलिड है जब आप अप्लाई करोगे। ऐसी जो टोफल जो और आइल्स जो होते हैं वो 2 साल वैलिड होते हैं। तो अपने 3rd ईयर में आपने वो पेपर दे दिया, आप वहाँ से फ्री हो गए। उसके बाद आप आगे जॉब वगैरह के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो बिजी हो जाते हैं वहाँ पे मास्टर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। अच्छा, तो आप पहले भी दे सकते हो। तूने आइल्स और टोफल में से कौन सा दिया था? मैंने टोफल दिया था। और टोफल कितने मार्क्स का होता है? टोफल था 120 मार्क्स का, मेरे 97 थे उसमें। ठीक है, तो मतलब जो बेसिक है कि आप 100 से ऊपर रखो तो बेटर ही है, बाकी जितना 100 प्लस आ जाए। बेटर है, और जितना मैक्स अगर आप 120 जितना मैक्स जितना उसके क्लोज होते जाओगे उतना अच्छे चांसेस आपको अच्छे मिलेंगे। बेसिक सी जो है। इसके अच्छा। अलावा भी बट जीआरई एंड टोफल ये अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं या फिर, तो ये इकलौता फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर वहाँ पे SOPs, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। जीआरई और टोफल हार्डली 25% to 35% मैटर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मैटर करते वो। उससे ज़्यादा तो बेसिकली जो SOP और क्या था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और SOP, अब इनकी आप डिटेल में यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, क्योंकि मैं इस छोटी सी वीडियो में समझा नहीं पाऊंगा इतने अच्छे से। बेसिक ये होता है कि आप एक आर्टिकल लिख के भेजते हो अपना एक मतलब यूनिवर्सिटी को कि आप उनके लिए क्यों सही हो या वो आपके लिए क्यों सही है। तो वो बेसिकली आपको वो लिख के भेजना पड़ता है। उसके वो भी आप बाहर से लिखवा सकते हो, हर चीज़ बाहर से हो सकती है, तो आप वो भी देख सकते हो। वो आप सब प्रोसेस अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप उसके लिए यूट्यूब वीडियोस देख लो, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये जो एग्जाम है दोनों टोफल और जीआरई, इनके क्या प्राइसिंग रहते हैं आज की डेट में? टोफल जो होता है वो $180 का होता है और जीआरई $220। सो अगर आज की अगर करेंसी में हम करें 74 है अभी, तो अराउंड 16-17,000 का जीआरई होता है और 12,000 का टोफल हमारा हो जाता है। ये सिंगल अटेम्प्ट के चार्जेस हैं। हाँ। आप इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दे सकते हो। हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वही है कि थोड़ा ऐसे एक्सपेंसिव एग्जाम्स हैं, तो तैयारी अच्छे से करके देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है यूनिवर्सिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आपने जीआरई टोफल दे दिया, अपने SOPs आपने फाइनल कर लिए कि ऐसे लिखने हैं। अब इसके बाद आपने अब जो स्कोर आया आप उसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करोगे। ऑनलाइन साइट्स हैं यॉकेट वगैरह, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि मेरे स्कोर के बेसिस पे मैं इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मोस्टली लोग बच्चे 8 to 9 यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। 3 एम्बिशियस, 3 मीडियोटर एंड 3 सेफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बिल्कुल हो जाए। तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को वो पिक करते हैं कि अब हर बकेट में से निकाल लेते हैं वो 3 यूनिवर्सिटीज़ और उनमें कर देते हैं कि अच्छा भी जा सकते हैं और अगर कुछ ना हो तो सेफ तो हो जाए। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तूने कौन सी अप्लाई करी थी और उनमें से किन किन यूनिवर्सिटी से तेरे को आ गया? मैंने करी थी 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई। और किन किन में आ गया? मेरे को 7 यूनिवर्सिटीज़ से एडमिट था। उसमें जो तेरी टॉप 3 प्रेफरेंस थी वो कौन सी थी? टॉप 3 में एक तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी थी मेरी, और मेरी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी थी, UT डैलस थी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो थी, मेरी कैलिफोर्निया में सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी थी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी थी और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी भी थी मेरी। ठीक है, तो बेसिकली इन यूनिवर्सिटी से इसका भाई का आ गया था। एंड इसने एक्चुअली हुआ क्या था कि 2020 में भाई ने जाना था बेसिकली। तो भाई पहले डेलस जा रहा था, तो UT डेलस जा रहा था, लेकिन कोविड आ गया तो फ्लाइट्स हुई नहीं, तो 1 साल भाई ने डेफर कर दिया। अब डेफर क्या होता है, आपने एडमिशन ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन आप वो शिफ्ट कर देते हो कि आपका एडमिशन वगैरह सब हो रखा है, लेकिन आप इस साल नहीं अगले साल ज्वाइन करोगे। तो कोविड में मैक्सिमम सबने यही करा था। और उस ब्रेक में भाई ने दोबारा से अप्लाई करा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, और लकीली भाई का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आ गया, इसलिए भाई अब वहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। और बेसिक अगर बात करें तो कितना ओवरऑल खर्चा आ जाता है सारी इन 10 यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने में, तो एक अंदाजा? जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटी के हर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं,
और हर यूनिवर्सिटी में आपको जो आपने टोफल और जीआरई दिया है वो उनको उनके मार्क्स सेंड करने होते हैं, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। अराउंड रफली अराउंड $100 रहता है हर यूनिवर्सिटीज़ का। किसी का 140-150 हो जाता है, तो किसी का 60-70 हो जाता है। तो ऑन एवरेज $100 आप पर यूनिवर्सिटी पे करते हो। और जीआरई स्कोर हमारे को अगर कहीं भेजना है तो उसके $27 लगते हैं, और टोफल के हमारे $20 लगते हैं। तो $150 के अराउंड एक एप्लीकेशन पड़ती है, तो वही 14,000 के आसपास आपका पर यूनिवर्सिटी करता है। तो आप अगर 10 यूनिवर्सिटीज कर रहे हो तो 1.4 लाख, मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए आपके सिर्फ कॉलेज अप्लाई करने में जाता है, जिसमें से सिर्फ आप एक ही कॉलेज चूज करने वाले, तो बाकी सब वेस्ट होने वाला है। बट आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, वो चांस लेना चाहोगे, चांस लेना। यस यस, ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं रख सकते। अगर आप 4 ही यूनिवर्सिटीज करोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका कहीं आए। तो इसलिए एम्बिशियस में भी ज्यादा रखनी है कि आप जितना आप पुश कर सको अपनी एप्लीकेशन को, आप जितना एसओपी अच्छा लिखोगे, हो सकता है आ जाए। लक भी है, उस लक बहुत मेजर फैक्टर है। बट अगर कहीं ना भी हो तो आप उसके लिए सेफ यूनिवर्सिटीज भी एक पैक रख के चलते हो कि यहाँ पर आ जाए मेरा। अच्छा चलो, अब एप्लीकेशन भी हो गई। अब ये बता कि जो हमारी वो रहती है, क्या कहते हैं, फीस रहती है वहाँ की, वो मिनिमम कितनी आ सकती है और मैक्सिमम कितनी आ सकती है, कि हम इतने में भी एमएस कर सके। सिर्फ ट्यूशन फीस, अभी रहने खाने पे नहीं, हाँ। सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो मिनिमम कितनी आ सकती है और मैक्सिमम कितनी आ सकती है? सो ट्यूशन जो है वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है, जैसे इंडिया में भी है क्रेडिट सिस्टम होता है। वहाँ क्रेडिट सिस्टम ऐसे है कि क्रेडिट की फीस होती है। तो अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्रेडिट वेरी करते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 36 क्रेडिट्स का होता है हमारी मास्टर्स। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरा जो कोर्स है वो 30 क्रेडिट्स का है। तो हर क्रेडिट के ऊपर अलग चार्जेस होते हैं। तो बट रफली अगर टोटल अगर मैं ओपनली वैसे बताऊँ तो 20 लाख मिनिमम हो सकता है। आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी भी हैं वहाँ पर जो 20 लाख की उसकी टोटल ट्यूशन फी हो जाएगी। और अगर आप बहुत ही अच्छे में भी जाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में कोलंबिया वगैरह जैसे, वो बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे ट्यूशन फीस ही मतलब अराउंड 50-60 लाख ट्यूशन फीस ही हो जाएगी, और रहना खाना सब अलग है इसके अलावा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जैसे सिस्टम था कि अब एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई बंदा है, वो ये वीडियो देख रहा है और उसको है कि अब मेरे को जाना है, अब भाई 50-60 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन में जा रहा है, रहने खाने में अलग जाएगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और क्या क्या प्रोसेस रह सकता है अगर उनके पास कैश नहीं है तो? ज़्यादातर जो 50-60 वाली है ना, वो मोस्टली सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, टॉप 20 में, टॉप 20 भी नहीं, टॉप 15 में। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटीज, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MITs, तो वहाँ के लिए आप लोन करा सकते हो। लोन का बहुत हो जाता है, और लोन ऐसे जब भी टॉप 20 में आपका नाम हो तो बहुत आराम से लोन सैंक्शन हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। UT ऑस्टिन सबसे बेस्ट टॉप 20 में यूनिवर्सिटीज़ है, और मैं जो सबसे सस्ते में बता रहा था वो वहाँ की चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है सबसे सस्ते में। उसकी ट्यूशन फीस 25 लाख है, और आप रहना खाना भी ऑस्टिन में इतना महंगा नहीं है, तो आपकी टोटल MS 35-40 लाख में कवर्ड हो जाएगी, रहना वहाँ पे हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे ऑन कैंपस जॉब्स हमारे को अलाउड होती है। आप वहाँ पे आप 20 आवर्स अ वीक आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो पर वीक, तो 80 आवर्स पर वीक। और लोकेशन के वाइज आपके आर्ली रेट जो है वेजेस डिपेंड करती हैं। अब न्यूयॉर्क में, मेरी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो है आर्ली वेज है मिनिमम $26, बट अगर डैलस में जाता तो वहाँ पे आर्ली वेज मिनिमम थी $10 और $8। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है कि अब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। बट मोस्टली यही रहता है कि आप जो ट्यूशन फीस होती है और हेल्थ इंश्योरेंस वो आप लोन से कर लेते हैं लोग, बच्चे सारे। और जितना भी लिविंग होता है हमारा मंथली, तो वो हम सारा का सारा जो है ऑन कैंपस जॉब करके निकाल लेते हैं। और अगर आप ऐसा सोचो तो कि फर्स्ट ईयर का ही बस ट्यूशन फीस, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद आप 2 सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप वहाँ पे कर सकते हो। तो आपने 2 सेमेस्टर बाद जब इंटर्नशिप करते हैं, जो वो 1 सेमेस्टर जो आपकी इंटर्नशिप की अर्निंग होती है मोस्टली उससे अगले 2 सेमेस्टर की फुल नहीं तो मेजर चंक जो होगा वो उसका पे हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें अब जैसे हमारा सिस्टम था, हाँ, कि अब हम जैसे दे रहे थे, अब मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो लोन लेगा तो वो लोन पे कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? और अगर स्टूडेंट करेगा तो वो कैसे करेगा? बेसिकली हम लोन लेते हैं तो वो पे कैसे होगा?
पे जो होता है ये तो एजुकेशन लोन ही है, तो एजुकेशन लोन तो बच्चे ही पे करेंगे जो उनकी जॉब लग जाएगी। हमारे पास टाइम पीरियड होता है, फ्री पीरियड, उसमें आपका स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद 6 to 9 मंथ्स का पीरियड होता है कि उसके बाद आपका लोन जो होगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। मतलब मोटा मोटी किसी को देना ही नहीं है, किसी को कुछ भी आपको कुछ भी नहीं पे करना, पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको जैसे हमारा मोस्टली 8% to 12% के बीच में रहता है, 8% फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक एंड 12% फ्रॉम ए प्राइवेट बैंक। तो आप अगर और भी कम कराना चाहो तो जो आप लोन ले रहे हो तो उसका अगर आप इंटरेस्ट यहीं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही पे करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका 1% का रिलीफ हो जाएगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे अब ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा, ये सब हो गया, लोन भी अब यूनिवर्सिटी के उस पर निकल गया। अब रहने खाने का जो है उस पर भी लोन मिल जाता है? हाँ, आप वो जो लोन है वो आप सारा का सारा सेंक्शन करा सकते हो। तो आप ये मत सोचो कि बस ट्यूशन फीस ही जो होती है, जो बैंक होता है जो वो सैंक्शन सिर्फ ट्यूशन फीस करेगा। बैंक जो है आपका सारा का सारा ओवरऑल एक्सपेंसेस देगा कि टोटल आपको कितना लगेगा और उसमें से वो आपको कितना कर सकते हैं वो सैंक्शन। तो आपको ट्यूशन फीस भी आ जाएंगी और आपको जो पर्सनल जो खर्चे होंगे उसके भी आपको डिस्पर्स हो जाएगा। हर वो मंथली हो जाएगा कि सेमेस्टरली हो जाएगा, वो उनका हो जाएगा। बट सब कुछ हो जाएगा। आप अगर करना चाहते हो तो हो जाएगा। बैंक से आप बात करोगे सब निकल जाएगा उसका वे थ्रू भी। तो इसमें अब बात कर लेते हैं कि हाँ, मतलब जैसे अगर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी आ रहा कोई बंदा, ठीक है, तो एक अंदाजन सब कुछ मिला के 2 साल में बिना इंटर्नशिप वगैरह के पैसे काटे वाटे एक अंदाजन अगर आइडिया दिया जाए कि इतने लाख से इतने लाख के बीच में खर्चा आ जाएगा, बाकी तो सब कुछ लिविंग के ऊपर है, आपके कहाँ रह रहे हो वगैरह वगैरह, तो एक कि मिनिमम क्या रह सकता है और आप मैक्सिमम कितना जा सकते हो? मैक्सिमम तो खैर लिमिट नहीं है, लेकिन एक अंदाजन दे देते हैं हम कि अंदाजा कितना लगता है 2 साल का खर्चा? 2 साल का मिनिमम का ही सोचते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो अगर आप मैनहट्टन में रहो, वहाँ हाई रेंज में रहो तो कोई उसका कुछ कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। तो बट मिनिमम अगर आप लेके जाओ तो काफ़ी, अगर आप भी करो तो 70 lakhs में तो होगा आपका। एटलीस्ट 70 to 80 lakhs तो लगेंगे आपके न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। 70-80 lakhs। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा अगर आप जा रहे हो तो वही 1 करोड़ के आसपास तक आपका खींचेगा। 78 थोड़ा सा और जाओगे तो 1 करोड़ के 1 CR के अराउंड पहुंच जाता है। बट होती है उसमें। अब इसमें जैसे एक चीज़ बताया था कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। तो मेरे को जो है मेरिट स्कॉलरशिप मिली हुई है, ऐसी बहुतों बच्चों को मिली हुई है वहाँ पे स्कॉलरशिप। वो अब वो वेरी करती है हर बच्चे की, कईयों की फुल स्कॉलरशिप हो जाती है, कईयों को नहीं भी मिली है। तो वो भी एक, उससे भी काफ़ी चंक जो है ना कम हो जाता है आपका। और अब हमें जैसे जैसे हमने अप्लाई करा, हमारा सब कुछ हो गया, उसके बाद अब हमें मतलब रिवर्ट कब आता है यूनिवर्सिटी से? आखिरी फाइनल रिवर्ट, क्योंकि अलग अलग टाइम पे आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जो फाइनल रिवर्ट आता है वो कब तक आ जाता है? तो मोस्टली यहाँ जो है यूनिवर्सिटी उनके दिसंबर से डेडलाइन स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप नवंबर एंड से लग जाते हो और दिसंबर एंड तक आप ख़त्म कर देते हो सारी जगह अप्लाई करने के लिए। और एट मैक्स मई तक, आप मई से पहले अप्रैल एंड तक आपकी मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज से एडमिट्स और रिजेक्ट सब वो निकाल देते हैं। उससे पहले आपको सब कुछ पता लग जाता है और उसके बाद आप आगे का वीज़ा प्रोसेस जो है, आगे वीज़ा के एग्ज़ाम्स, इंटरव्यू, उन सब में लग जाते हो। अच्छा, तो मतलब हमें मई तक ये बेसिकली सारी यूनिवर्सिटी का आ जाता है। उससे पहले अगर आपको जो पसंद है यूनिवर्सिटी, उसमें अगर आपका आ गया तो बेसिकली आप स्टार्ट कर दो। आपकी अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी जो थी वो पहली यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई करी उसी में आ गया, तो हो सकता है आपको कहीं और अप्लाई भी ना करना पड़े। कई यूनिवर्सिटी जो है अर्ली एडमिट्स भी दे देती हैं। तो आपने नवंबर एंड में अप्लाई करा और 15 दिसंबर को आपका एडमिट आ गया। आपने कहीं पे अभी अप्लाई भी नहीं करा था और वहाँ से एडमिट आ गया, आपकी वही ड्रीम यूनिवर्सिटी से आपका प्रोसेस ही खत्म। आपको कुछ नहीं करना, आप वहीं पे अभी से वीज़ा के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो आप। तो अब बेसिकली है जैसे यूनिवर्सिटी से आया ना, अब मैं अपना बता देता हूँ हमारे घर पे क्या हुआ कि हमने फिर जैसे आया था तो हमने अप्रैल से स्टार्ट करना था अपना ये सब कुछ। वीज़ा हो गया अपना और लोन हो गया, वो सब आप प्रोसेस जो है वो आप अर्ली से अर्ली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे अभी हुआ था अनसर्टेनिटी को कुछ पता नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे कोविड हो गया था हमें अप्रैल में, सब कोई घर में चारों को, तो हमें दिक्कत आई थी और उस वजह से काफ़ी एंड तक ना एकदम टेंशन बनी रहती है कि अभी नहीं हुआ। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी कर दो उतना अच्छा है। बाकी लोन वोन में कोई दिक्कत आती नहीं है, लोन आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आपको मेन लड़ाई यही है कि आपको
कॉलेज निकालना है, कॉलेज निकालने के लिए GRE आपको देना, और वो उसमें आपको जितने ज़्यादा मार्क्स लाओ, अगर गुड स्कोर मैं बोलूँ तो 315 से 320 का जो स्कोर रहता है वो एक अच्छा स्कोर रहता है, तो आप उतना ले आओ। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया, हमारी वहाँ पर जॉब भी मतलब ये हो गया, पढ़ाई हो गई 2 साल, सब कुछ हो गया। अब वहाँ पे पैसा जॉब कितने की लगती है भाई, ये जानना है सबको कि अगर मिनिमम से मिनिमम पैकेज मान लें हम तो क्या रहेगा, और एवरेज, चलो मिनिमम छोड़ो, एवरेज क्या रहती है? अब ये ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वेरी कर सकता है, ये स्ट्रीम वाइज भी बहुत वेरी कर सकता है। टेक में मेडिकल में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई पे हैं, और लिटरेचर में आप जा रहे हो, थिएटर सबका छोड़, सबका नहीं पूछना हमें पूछना है बस कि MS इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, MS कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर साइंस वगैरह में आप कर रहे हो तो आप $80,000 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। $80,000 पर मंथ, सॉरी पर ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना तो हो जाता है आपका। अभी तक जितनी मैंने रिसर्च करी है, ये मेरे को भी अभी पूरा आइडिया वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या होता है, बट $80,000 अभी तक जितना मैंने सुना है, $60,000 to $80,000 होता है, बट ऑन हायर साइड ही रहता है वो 80,000। फिर डिपेंड करता है वो आप कौन सी कंपनी निकालते हो, आपके पास पहले कितना एक्सपीरियंस था, और कंपनी ने आपको किस पोस्ट पे हायर कर रहा है। तो आप अगर अच्छी से अच्छी कंपनियां, गूगल, फेसबुक अगर आप निकालोगे तो वो 220, 230, 250 भी जा सकता है। तो मतलब बहुत अच्छे से आप 1 साल में भी रिकवर सारा कर सकते हो अपना जो भी लगा है। आपका जितना भी लोन होगा, आपकी कम भी सैलरी होगी, मैक्स टू मैक्स 1.5 ईयर्स में वो सारा का सारा आप जितना भी लोन होगा उसको आप रीपे कर दोगे। और ज़्यादा अगर किसी की अच्छी है तब भी वो 6 मंथ्स टू 1.5 ईयर्स इतना बस वेरी करेगा आपका, उससे ज़्यादा लोन नहीं चलता कभी भी। ठीक है, तो अब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, बाकी धीरे धीरे जो भी और डिटेल्ड चीज़ें होंगी वो मैं क्लियर करवा दूंगा भाई से ही, नहीं तो मैं खुद भाई से पता करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको और कुछ भी ज़्यादा पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को DM कर दो, मैं डिटेल में आपको और अच्छे से टेक्स्ट कर दूंगा जो भी चीज़ें हैं जो आपको जहाँ पर डाउट आ रहा है। बाकी तो मेन चीज़ यही थी कि आपको क्लियर करना था मेरे को, वो मैंने आपको एक प्रोसेस आपको बता दिया है सारा। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको मैं आगे बता दूंगा, बट मेन चीज़ यही है कि अभी सीधा जो है आपको पेपर निकालना है भाई। पेपर निकालो, पहले यूनिवर्सिटी निकालो, उसके बाद एक लड़ाई अलग है, वो बाद में लड़ेंगे। पहले लड़ाई है कि आपको पेपर निकालना है, आपको बस लेनी है, यूनिवर्सिटी लेनी है तो वो लो, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब सब कुछ हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार इतने पैसे लग रहे हैं, बताओ इतना कैसे करेगा कोई, तो सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बस पहले आप डेडिकेशन दिखाओ और पेपर निकालो, और कुछ नहीं करना। बाकी भाई अभी जा रहा है, तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं बेसिकली, और अभी भाई की थोड़ी देर में ही फ्लाइट है, तो अब भाई एक बार चला जाए उसके बाद ही आएगी ये वीडियो, तो उसके बाद की बातें बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।